हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के, जो कि हिस्ट्री का है, क्लास 10th का। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, यानी आपको एक्सप्लेन करने हैं ये क्वेश्चन, जो कि ए बी सी ऐसे पार्ट होंगे। तो इसका ए पार्ट है वीमेन वर्कर इन ब्रिटेन अटैक्ड द स्पिनिंग जेनी। ब्रिटेन की वुमेन कामगारों ने स्पिनिंग जैसी मशीनों पर हमले किए, क्यों? तो आंसर है वीमेन वर्कर इन ब्रिटेन अटैक द स्पिनिंग जेनी बिकॉज इट स्पीडेड अप द स्पिनिंग प्रोसेस एंड कंसिक्वेंटली reduced labor demand. This caused a valid fear of unemployment among women working in the woolen industry. Till date, they had survived on hand spinning, but this was placed in peril by the new machine. जो स्पिनिंग थी वो क्या थी? एक स्पिनिंग जेनी एक मशीन थी। तो स्पिनिंग जेनी नाम की मशीन जब आई तो काम क्या होने लगा? बहुत जल्दी जल्दी होने लग गया इस मशीन से। किस चीज़ का काम होता था? ऊन का काम होता था, यानी वूल का काम होता था। और इससे क्या हुआ? इससे जो मजदूरों की मांग घट गई। क्यों? क्योंकि काम तो कौन करने लग गया था? काम स्पिनिंग जेनी मशीन करने लग गई थी। और जब मजदूरों की मांग घट गई तो उससे क्या हुआ? उससे बेरोजगारी फैल गई। तो जो औरतें उस ऊन की इंडस्ट्री में काम करती थी, तो उन्होंने क्या किया? उन वुमेन ने क्या किया? इन मशीनों पर हमला कर दिया। तो इसलिए उन वीमेन ने क्या कर दिया था? ब्रिटेन में अटैक किया था। किसमें? स्पिनिंग जेनी मशीन में। ओके, चलिए इसका बी क्वेश्चन देखते हैं। In the 17th century, merchants from town in Europe began employing peasant and artisan within the village. मतलब 17वीं शताब्दी में जो यूरोपीय शहरों के जो सौदागर थे, गांव में किसानों और कारीगरों से क्या करने लगे थे? काम करवाने लगे थे। तो इसका आंसर है द ट्रेड एंड कॉमर्स गिल्ड कंट्रोल। सॉरी, इसमें बिल्ड लिखा है, ये बिल्ड नहीं है। कॉमर्स के बाद ये क्या है? गिल्ड है। तो यानी बी के बदले क्या आएगा? बी के बदले जी आएगा, ये है गिल्ड। तो आंसर क्या है? आंसर है द ट्रेड एंड कॉमर्स गिल्ड control the market, raw material employees, and also production of goods in the town. This created problem for merchants who wanted to increase production by employing more men. Therefore, they turned to peasants and artisans who lived in village. 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों क्षेत्रों में गिल्ड हुआ करते थे। गिल्ड बहुत ही प्रभावशाली हुआ करते थे। गिल्ड का काम क्षेत्र में उत्पादन और कीमत दोनों को नियंत्रित करना होता था, जिस कारण किसी भी नए व्यवसाय के लिए या व्यवसाय में शुरू कराना बहुत ही मुश्किल होता था। इसीलिए 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव की तरफ क्या करने लगे? रुख करने लगे। वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। इसीलिए किसानों और कारीगरों से वो क्या करवाने लग गए थे? काम करवाने लग गए थे। ओके, अब इसका सी पार्ट क्या है? सी पार्ट में पूछा गया है द पोर्ट ऑफ सूरत डिक्लाइन बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। सूरत बंदरगाह 18वीं शताब्दी के अंत तक हाशिए पहुंच गया था। तो इसका आंसर बताना है। आंसर है द पोर्ट ऑफ सूरत डिक्लाइन बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी ऑन अकाउंट ऑफ द ग्रोइंग पावर ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन ट्रेड विद इंडिया. They secured many concessions from local court as well as the monopoly rights to trade. This led to a decline of the old ports of Surat and Hooghly from where local merchants had operated. Exports slowed and local bank here went bankrupt. मतलब इसका ये है कि सूरत जो बंदरगाह था, यानी जो पोर्ट था, 18वीं शताब्दी के अंत तक हाशिए पहुंच गया था। क्यों? क्योंकि यूरोपीय के कंपनियों की ताकत क्या हो रही थी? बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों में कई तरह की रियायतें हासिल की और इसके बाद उन्होंने व्यापार पर अधिकार प्राप्त कर लिया। इससे सूरत जो पोर्ट था, यानी जो बंदरगाह था, उसमें होने वाला व्यापार में कमी आई और वो कहाँ पहुंच गए? हाशिए पहुंच गए। ओके, अब इसका है डी पार्ट। डी पार्ट में क्या बोला गया है? द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड गो मास्टर्स टू सुपरवाइज वीवर इन इंडिया.
ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गोमास्तस को नियुक्त किया था। तो आंसर है टू एलिमिनेट द एक्सिस्टेंस ऑफ ट्रेड्स एंड ब्रोकर्स एंड एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वीवर। उन्होंने गोमास्तों को इसलिए नियुक्त किया था, क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो परंपरागत बिचौलिए थे और व्यवसायियों को क्या करना चाहती थी? समाप्त करना चाहती थी। सेकंड था टू एलिमिनेट वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विद अदर बायर्स बाय मीन्स ऑफ एडवांस एंड कंट्रोल। इन दिस मैनर वीवर्स हु टुक लोन्स एंड फीस इन एडवांस वर ऑब्लाइजेशन टू दी ब्रिटिश। मतलब जो बुनकर थे और बुनकरों और अन्य खरीदारों के साथ व्यवहार करने में वो ख़त्म करने के लिए अंग्रेजों से संगठन के लिए अग्रिम रूप से लोन लिया गया था। तो इसीलिए भी उन्होंने गुमास्तों को क्या किया था? नियुक्त किया था, क्योंकि इतना सारा लोन लिया था तो उन्होंने किसको नियुक्त कर दिया? गुमास्तों को नियुक्त कर दिया। ओके, अब है इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू फॉल्स पूछा गया है, यानी सही गलत पूछा गया है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ द 19th century 80% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स इन यूरोप वॉज एम्प्लॉयड इन द टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर। मतलब 19वीं सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी के आखिर में यूरोप की कुल श्रम शक्ति यानी लेबर्स का 80% तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहा था। तो ये बात सही है या गलत है? ये आंसर है फॉल्स। इसका सेकंड क्वेश्चन है, बी पार्ट है, द इंटरनेशनल मार्केट फॉर फाइन टेक्सटाइल वाज डोमिनेटेड बाय इंडिया टिल द 18th century। 18th century तक जो पतले पतले जो कपड़े के जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था, तो वो था सही। हाँ, ये बात सही है, यानी ट्रू। ओके, इसका थर्ड पार्ट है, द अमेरिकन सिविल वॉर रिजल्टेड इन द रिडक्शन ऑफ कॉटन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप भारत के कॉटन के एक्सपोर्ट में कमी आई थी। तो इसका आंसर है फॉल्स। डी है, द इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्लाई शटल इनेबल्ड हैंडलूम वर्कर्स टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिविटी। यानी फ्लाई शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता में सुधार हुआ। तो इसका आंसर क्या है? ट्रू। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है, व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब है, आपको ये बताना है। तो आंसर है, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन is the phase of industrialization that was not based on the factory system. Before the coming of factories, there was a large scale industrial production for an international market. This part of industrial history is known as proto industrialization. मतलब प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वो सिस्टम है जो कारखानों के आने से पहले, मतलब जो इंडस्ट्री थे उनके आने से पहले कारखाना प्रणाली पर आधारित नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। उद्योग के इतिहास के इस हिस्से में एक इंटरनेशनल मार्केट के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होता था। तो जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। आगे क्वेश्चन है डिस्कस वाले, आपको डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन 1 में पूछा गया है, Why did some industries in the 19th century Europe prefer hand labor over machine? मतलब 19वीं सेंचुरी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम कराने वाले क्यों थे? मतलब वो ये सोचते थे कि मशीन से काम ना करा के हम हाथ से काम कराएंगे, किनसे? लेबर से। तो ऐसा क्यों था? उद्योगपति ऐसा क्यों सोचते थे? तो आंसर है, some industrialized in 19th century Europe prefer hand labor over machine because कुछ जो इंडस्ट्रियलाइज थे, जो उद्योगपति थे, वो कब 19वीं शताब्दी में वो क्या बोलते हैं, मशीनों से काम ना करवा के किससे कराते थे? हैंड लेबर से, यानी ये लेबर से काम कराते थे, उनके हाथों से। क्यों? फर्स्ट तो ये था, मशीन वर कॉस्टली, इनइफेक्टिव, डिफिकल्ट टू रिपेयर एंड नीडेड ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। क्यों? एक तो मशीन बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती थी, इसीलिए वो श्रमिकों से काम कराते थे, और मशीन को क्या किया जाता था? मशीन को रिपेयर करना बहुत डिफिकल्टी आती थी, इसीलिए वो लेबर से काम कराते थे, और ज़्यादा पैसे भी लगते थे उसको रिपेयर कराने में, तो इसीलिए वो किससे काम करवाते थे? लेबर से काम कराते थे। सेकेंड है, लेबर वॉज अवेलेबल एट द लो वेजेस एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। उस टाइम जो लेबर हुआ करते थे वो कम सैलरी में, कम वेजेस में भी मिल जाते थे। और मशीनों के लिए क्या होता था? मशीनों का रख रखाव होता था, उसके लिए तेल होते थे, अगर उसको रिपेयर किया जाए तो बहुत डिफिकल्टी आती थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे, इसीलिए वो किससे काम कराते थे? लेबर से काम कराते थे, मशीनों से नहीं। थर्ड, इन सीजनल इंडस्ट्रियल ओनली सीजनल लेबर वॉज रिक्वायर्ड।
और तीसरा ये था कि जो लेबर की जो मांग होती थी, श्रमिकों की जो मांग होती थी, वो सीजन पर डिपेंड होती थी। ये जैसे ऊन का काम होता है तो वो अगर सर्दियों में होता है तो सर्दियों में लेबर की ज़रूरत होती है, और बट अगर वो मशीन को रखेंगे तो मशीन को उनको 12 मासा ही उनको उस मशीन की देखभाल करनी होती थी। और लेबर के साथ ऐसा नहीं था, जब उनको ज़रूरत होती थी लेबर की तो तब वो लेबर से काम करवा लेते थे। फोर्थ क्या है, मार्केट डिमांड्स ऑफ वेराइटी ऑफ डिज़ाइंस एंड कलर एंड स्पेसिफिक टाइप कुड नॉट बी फुलफिल्ड बाय मशीन। और उस टाइम मार्केट में ये डिमांड थी कि लोग हाथों से बनी चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि उनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती थी और वो मशीन से उतनी फिनिशिंग नहीं आती थी। तो इसलिए भी उद्योगपति क्या करते थे, लेबर से काम कराते थे ओवर किसके प्रति, मशीनों के प्रति। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी ही procure regular supplies of cotton and silk textiles from Indian weavers? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों की सिल्क और कॉटन कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया था वो बताना है। तो फर्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ पेड सुपरवाइजर कॉल्ड गो मास्टर्स, दे ऑल्सो कॉल्ड सप्लाईज एंड एग्जामिन क्लोथ क्वालिटी ऑफ द वीवर। और सेकंड क्या था, प्रिवेंशन ऑफ कंपनी वीवर फ्रॉम डीलिंग विद अदर बायर्स दो अ सिस्टम ऑफ एडवांस एंड लोन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पेश की रकम दी जाती थी, मतलब पहली एडवांस दिया जाता था। एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को क्या किया जाता, कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा भी दिया जाता था, और जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना काम करना भी होता था। कपड़ा गुमाश्तों को ही देना पड़ता था, उसे वे किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। तो ये किया था किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, किसके साथ, भारतीय बुनकरों की सिल्क और कॉटन कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है, व्हाई डिड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीजिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ने लग गया था वो बताना है। आंसर है, इंडिया विटनेस इंक्रीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। इसके बहुत सारे रीजन है कि भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ने लग गया था, कब, पहले विश्व युद्ध के समय। तो फर्स्ट है, ब्रिटिश industries became busy in producing and supplying war needs, hence they stopped exporting British goods or clothes for colonial market like that in India। क्यों हो गया था कि जो ब्रिटिश इंडस्ट्री थी वो बिजी हो गई थी, क्यों बिजी हो गई थी, वो बनाने लग गई थी क्या, युद्ध के लिए जो सामान की जरूरत होती थी वो उनको बनाने लग गई थी। अब जब वो उनको बनाने लग गई थी तो क्या हुआ, एक्सपोर्ट का काम स्टॉप हो गया। अब जब एक्सपोर्ट का काम स्टॉप हो गया तो उन लोगों को क्या चीज़ थी, उनको चीज़ों की ज़रूरत थी। तो इसीलिए जो इंडिया थी, जो भारत था, वो औद्योगिक उत्पादन करने लग गया, उनकी ज़रूरतों का सामान बनाने लग गया। Second, it was a good opportunity for Indian industry to fill in empty Indian market with their product. It was done so, therefore industrial production in India increased. दूसरा क्या हुआ, दूसरा ये हुआ, पुराने कारखानों कई पालियों में चलने लगे, बहुत सारे मजदूरों को काम पर रखा गया और हर व्यक्ति को पहले से ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन भी इससे भी क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। तीसरा क्या हुआ, तीसरा ये था, ऑल्सो द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट आस्क्ड इंडिया फैक्ट्री टू सप्लाई द वॉर नीड लाइक जूट बैग्स, क्लॉथ और आर्मी यूनिफॉर्म, टेंट्स एंड लेदर बूट्स, हॉर्स एंड म्यूल सैडल एक्सेट्रा। युद्ध इतना लंबा खिंचा तो क्या हुआ, तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े और खच्चर की जीन, बहुत सारे सामान बनने लगे। जिससे क्या हुआ, जिससे भारत का प्रोडक्शन इंक्रीज होने लग गया। कब होने लग गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय। तो ये थे क्वेश्चन आंसर किसके, हिस्ट्री के। तो अगर प्लीज़ आपको ये समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसे आप लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।